हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा, योर एप्टीट्यूड गाइड। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली टास्क का डे 15। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज 15 दिन हो गया ये डिस्कस करते करते। आप हर रोज़ 4-5 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को वो इजी लग रहा होगा। ऑब्वियसली आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है, आप अगर डेली कर रहे हैं तो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। बहुत अच्छे से मेंस लेवल का भी डिस्कस करूंगा। एक आध क्वेश्चन मेंस लेवल का भी मैं एक दिन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए डेली टास्क का डे 15 को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि अब तक अगर आपको डेली टास्क का अगर पहले क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं या तो फिर व्हाट्सएप चैनल पे आप नहीं हैं, तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दी गई है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शॉर्टकट कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह रील्स मिलते रहेंगे। एंड ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो कहता है कि द एवरेज स्कोर of a cricketer in a certain number of innings is 45। certain number of innings में उसकी एवरेज कितनी है? 45, ठीक है। certain number of innings का नंबर नहीं पता मुझे, कितने innings उसने खेला। ओके, when he scored 0 in one inning his average dropped to 42। नेक्स्ट जो 45 तक जो एवरेज था, उसके बाद एक मैच और खेला उसने और उसमें डक में आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, तो उसकी एवरेज 45 से 42 हो गई। तो मुझे बताना है कि हाउ मेनी इनिंग्स हैव ही प्लेड इंक्लूडिंग द लास्ट वन। सारे इनिंग्स को मिला के बताओ कि कितने सारे मैच उसने खेला। तो सिंपल सी बात, पहले स्टेटमेंट से शुरू करता हूँ कि एवरेज स्कोर है 45। मैं कह रहा कि एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर होता है, राइट। तो मैं कह रहा कि 45 एवरेज है और कितने मैच खेला हमें नहीं पता, तो मैं लेता हूँ लेट्स नंबर ऑफ मैच प्लेड इज एक्स। तो सम कितना होगा? 45x हो जाएगा, 45 इंटू एक्स। अब उसके बाद एक मैच और खेलता है वो, उसके बाद एक मैच और खेलता है, तो एक मैच और खेल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? x+1 हो जाएगा। और उस मैच में 0 पे आउट हो जाता है वो, तो 0 पे आउट होता है तो उसका एवरेज बन जाता है 42 एवरेज बन जाता है। लेकिन उसका टोटल रन तो वही रहेगा ना, क्योंकि 0 में ही आउट हो गया था वो। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी। तो मैं 42 इंटू एक्स करता हूँ प्लस 42 इज इक्वल टू 45x। 42 को मैं इधर लेके आया तो बचा 3x इज इक्वल टू 42 और x इज इक्वल टू 14, यानी कि 14 इनिंग्स पहले वो खेला था। और मुझे बताना है कि इंक्लूडिंग द लास्ट वन, तो इंक्लूडिंग द लास्ट वन उसका हो जाएगा 15 इनिंग्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा 15, डे 15 फॉर 15 इनिंग्स, ऑप्शन डी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो हम लोग किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट। 19 स्टूडेंट है, ठीक है, 19 स्टूडेंट है, इस तरीके से समझो। और कह रहे हैं कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो बताओ कि कितने सारे हैंडशेक होंगे। तो देखो, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से पर्सन ए और बी है, तो यहाँ पे कितने हैंडशेक होंगे? तो एक हैंडशेक होंगे। ए अगर बी से मिलाएगा तो इसका मतलब बी भी ए से मिला लिया हाथ। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो एक और पर्सन को इंक्लूड कर लेते हैं, सी आ गया। अब बताओ इन तीनों के बीच में कितना हैंडशेक होगा? तो मैं कहता हूँ कि ए बी तो मिला ही चुका है, ए और सी मिलाएगा तो यहाँ पे एक हैंडशेक होगा, और सी और बी मिलाएगा तो यहाँ पे एक हैंडशेक होगा, ऐसे। अब एक और पर्सन को इंक्लूड कर दिया मैंने, डी। तो अब बताओ कितने हैंडशेक होंगे? तो मैं कह रहा कि सी डी मिलाएगा, बी डी भी हाथ मिलाएगा और ए डी भी हाथ मिलाएगा। इस तरीके से हाथ मिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से मेरे को बोला है कि 19 लोग हैं तो कितने हैंडशेक होंगे। तो इसके लिए मेरे को एक बात बताओ कि अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों के बीच कितने हैंडशेक हो रहे हैं?
अगर दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच एक ही हैंडशेक हो रहा है, ए और बी के बीच एक हैंडशेक, ए और सी के बीच एक हैंडशेक, सी और बी के बीच एक हैंडशेक, है ना, मतलब दो लोगों के बीच में एक हैंडशेक। तो मैं कहता हूं कि 19 में से दो दो लोगों को अगर सेलेक्ट करूं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो डायरेक्टली यू कैन से 19C2। 19C2 इज योर आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज लाइक 9 टाइम्स। तो हमारा 19 इंटू 9 हो जाता है 171, और 171 हैंडशेक हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं कभी कभी, और स्टूडेंट को अगर ये क्लियर नहीं है तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप, छोटा सा क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको स्किप करना पड़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद रिवीजन उसकी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, आप सेम क्वेश्चन को दोबारा लगाओ, आपको अगर पढ़े हो प्रोबेबिलिटी परमुटेशन तो वापस से रिपीट करो, और बहुत ईजी चैप्टर है, मैं ये कहता हूँ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर सारे साइड, एक ट्राइंगल है, मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो लेट्स से ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो तीनों साइड बराबर है, ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो मुझे पता है कि √3/4 साइड स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अब कहता है कि अगर सारे साइड को डबल कर दिया जाए, सारे साइड को डबल कर दिया जाए, ये सारा साइड बढ़ा दिया जाए, मतलब क्या हुआ कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2a, ये भी हो गया 2a, और ये भी हो गया 2a। तो अब एरिया क्या होगा, अब एरिया क्या होगा, तो मैं फिर वापस से लिखता हूँ 3/4 2a का स्क्वायर। तो मुझे बताना है कि कितने परसेंट से, है ना, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया, कितने एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो मैं क्या, इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, पहले वाली का और दूसरे वाले का एरिया का हम रेशो निकालते हैं। तो 3/4 तो ऐसे ही कट जाएगा, ए स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा। तो मैं क्या आंसर टिक करूँगा कि 3 यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया, तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से 4 बढ़ेगा मतलब 3 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हम 300 यहाँ पे टिक कर देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, क्योंकि तीनों साइड बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके सॉल्व कर दिया। फाइन, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड निकाला जाएगा 52 कार्ड से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड। स्पेड का एक जैक निकालना है और क्वीन, डायमंड का एक क्वीन निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं कहता हूँ कि स्पेड और डायमंड, डायमंड मतलब ऐसे वाले साइन वाले हो गए, और स्पेड हो जाता है इस तरीके वाला, राइट। स्पेड इसी को कहते हैं, या फिर क्लब कहते हैं इसको, पता नहीं, देख लेना एक बार। तो मैं कह रहा कि इस ये शेप वाले का एक जैक निकालना है और डायमंड का एक क्वीन निकालना है। तो मेरा जैक उसमें कितने सारे होंगे, तो इसमें जैक एक ही होगा, और डायमंड के क्वीन कितने होंगे, तो वो भी एक ही होगा। तो 1 × 1, 1 + 1, 2 कार्ड है ना, तो 1 + 1 नॉट इंटू 1, 1 + 1 2 कार्ड निकालने हैं, तो प्लस लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 52 कर देता हूँ। तो दिस इज लाइक 2/52। तो यह आंसर हो गया 1/26, हमारा आंसर हो गया 1/26, मतलब ऑप्शन सी। और लिखा हुआ था ना, इसीलिए हमने, देखो यहाँ पे और लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने प्लस किया। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, देखो दोनों में से कोई एक कार्ड चाहिए, एक ही कार्ड निकालनी है। तो मेरे को जो चांसेस दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ स्पेड और अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो एक जैक ऑफ स्पेड मतलब एक चांस, और मतलब होता है दो ही कंडीशन होते हैं यहाँ काउंट करने के, एंड और में एडिशन करते हैं, एंड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो और है, तो इसलिए हमने एडिशन कर दी। सिंपल सा पॉइंट आप याद रखें कि और है
तो हम एडिशन करेंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/26। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बिलोंग करता है। एक परमुटेशन का भी क्वेश्चन आया था, एक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है आज के टास्क का, कह रहा है कि अ सम ऑफ सर्टेन अमाउंट वाज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years। सर्टेन अमाउंट यानी कि कोई एक प्रिंसिपल है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 सालों के लिए हमने रख दिया सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कहता है हैड इट बिन पुट ऑन 4% हायर रेट, अगर जो रेट थी उसको हम 4% बढ़ाकर अगर रखते, जो भी रेट परसेंट था उसको अगर 4% बढ़ाकर रखता, तो इट वुड हैव फेस 320 रुपीज़ मोर। जो भी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आता उसमें से यहाँ पे प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम वही 4 साल रहेगा, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगी वो 320 रुपये ज़्यादा आती। तो मुझे बताइए कि फाइंड द सम। फाइंड द सम मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल निकालनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक में रेट में कितने का गैप है, तो 4% का गैप है, तो 4% का गैप है, उसी की वजह से तो 320 रुपये ज़्यादा आया। और कितने साल की बात हो रही है, 4 सालों की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट बात हो रही है, सिंपल हर साल सिंपल होता है। तो मैं कह रहा 4% करके हर साल लगेगा, तो 4% करके हर साल लगेगा, तो 4% की ही बात करते हैं ना, कि जितना बढ़ा उसी के अकॉर्डिंग तो 320 रुपये आया हुआ है। तो मैं कह रहा 4% करके अगर बढ़ाऊंगा मैं 4 साल तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16% ना एक्स्ट्रा आएगा, या फिर 16% की वैल्यू पता चलेगी। तो 16% की वैल्यू अगर 320 है, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी 20, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो बस यही तो पता करना था मुझे। 16% की वैल्यू मैंने बोला कि 4% करके 4 साल तक लगाना है, 4% करके 4 साल तक लगाऊंगा तो 16% आएगा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो आएगा वो यही हो गया 320 रुपये। तो 100% निकाला मैंने, मतलब क्या निकाला, प्रिंसिपल निकाल दिया। तो हमारा आंसर हो गया प्रिंसिपल इज़ 2000 रुपीज़। ईजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो ये ईजी है। तो इस तरीके से हमने आज के भी 5 सवाल सॉल्व कर लिए, राइट। तो आई होप कि आपने किया होगा, क्योंकि इजी था। हो सकता है कि परमुटेशन प्रोबेबिलिटी आप अगर पढ़े नहीं है, या फिर कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने देखा है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, और कमेंट करके कुछ अगर बोलना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि भाई कोई चेंजेस होना चाहिए, तो चेंजेस करेंगे हम, राइट। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।